अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे टॉपिक्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन मैं बीच में आपको बता दूं कि टॉर्ट्स लॉ के कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, दो चार कोई पांच, वो रह गए थे। वो हम जो है कर देंगे, बीच में करते जाएंगे। तो अभी यो दो टॉपिक छोटे से थे, वो मैंने इस वीडियो में कर दिए हैं। तो वो हम पहले समझते हैं। तो इसमें एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, टॉर्ट्स लॉ का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था इंजूरिया साइन डेमनो। अब वो हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक है डेमनम साइन इंजूरिया, यानी कि उसके बिल्कुल ही उलट है। एक तो हम ये समझेंगे और दूसरा ये समझेंगे कि पर्सनस हु कैन नॉट सू फॉर द टॉर्ट्स रेमेडी। ये दोनों टॉपिक हम जल्दी से इनको पढ़ेंगे। छोटे से ही टॉपिक है। तो अब इसमें पहला है कि डैमनम साइन इंजूरिया। अब इसमें इसका क्या मतलब होता है? जो पहले वाला हमने पढ़ा था वो था इंजूरिया साइन डेमनो, यानी कि इन्फ्रिंजमेंट और वायोलेशन ऑफ एनी लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज, उसमें यही था। फिर एशबी वर्सेस वाइट का आई थिंक केस लॉ था उसमें। फिर आज ये है डेमनम साइन इंजूरिया। अब इसका मतलब है कि डैमेज हुआ हो लेकिन आपका कोई राइट जो है वायोलेट ना हुआ हो, यानी कि इसका यही मतलब है, यही इसका सेंस बनता है। अब इसका और उसमें डिफरेंस ये है कि ये उसके जो है बिल्कुल भी उलट है, यानी कि इंजूरिया साइन डेमनम के बिल्कुल भी बरक्स है डेमनम साइन इंजूरिया। अब इसमें ये होता है कि डैमेज काज होता है लेकिन कोई राइट जो है वो वायोलेट नहीं होता या फिर इन्फ्रेंच नहीं होता। ठीक, ये मतलब उसके बिल्कुल भी बरक्स है। अब इससे रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट जो इसका केस लॉ है वो क्या है? वो है ग्लेक्सेस्टर ग्रामर स्कूल का। ये तकरीबन 1410 का केस लॉ है। आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसमें बहुत ही पुराने पुराने केसेस हैं। अब ये जो इनके केस लॉज हैं, यानी कि टॉर्ट्स के जो केस लॉज हैं ना, ये एक फिक्स्ड केस लॉज हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये एक फाउंडिंग नेचर के केस लॉज हैं, जिन्होंने टॉर्ट्स लॉ को फाउंड किया है। ये आजकल की जो हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी तरह नहीं है कि एक कोर्ट ने एक दे दिया, दूसरी कोर्ट ने दूसरा, फिर उसमें वो तब्दील हो गया। नहीं, ये इनके इस सब्जेक्ट के टॉर्ट्स के सब्जेक्ट को फार्मूलेटिव करते हैं, इस नेचर के हैं। इसलिए मैंने इनको इनके टॉपिक्स में, मैंने नहीं बल्कि उन्होंने ही पुटअप कर दिया है, बुक्स में पुटअप हैं। तो ये जो हैं मतलब एक फार्मूलेटिव नेचर के हैं। ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। जो दूसरे टॉपिक से केस लॉज हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम्स में आएँ, लेकिन ये आते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो इसका केस लॉ है ग्रामर स्कूल का। ये 1410, आपको मैंने कहा था कि इसमें बहुत पुराने पुराने केस लॉज मौजूद हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि एक स्कूल था, ये ग्लेक्सेस्टर ग्रामर स्कूल, इसका ग्लेक्सेस्टर का एक स्कूल था। अब उसी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स थे, वो वहीं पर काम करते थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि उसके एक टीचर ने अपने ही मोहल्ले में, अपनी उसी उसी के सामने, उसी ग्रामर स्कूल के ही सामने एक अपना और स्कूल जो है वो खोल दिया। तब फिर क्या हुआ था कि इस ग्लेक्सेस्टर ने उस पर केस फाइल कर दिया कि इसने जो मेरे ही सामने स्कूल खोल दिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि मुझे डैमेज हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। इसको यहाँ से रिमूव किया जाए, इसको यहाँ, इसका स्कूल जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और फिर मुझे नुकसान हो रहा है। तब फिर कोर्ट ने ये डिसाइड किया था इस फैसले में, केस में, कि चूँकि जो है आपको बिल्कुल दुरुस्त बात है कि डैमेज जो है वो हो रहा है, लेकिन इससे आपका जो कोई राइट है, यानी कि जो आपका कोई राइट, मतलब कोई भी राइट जो लॉ, किसी भी लॉ में रिकॉग्नाइज्ड हो, तस्लीम शुदा हो, तो आपका कोई भी जो राइट है वो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, वो वायोलेट नहीं हो रहा। तो भले ही आपको नुकसान होता हो लेकिन आपका कोई राइट वायोलेट नहीं हो रहा। इसलिए ये जो फैसला था ग्लेक्सेस्टर के खिलाफ आया था और उस टीचर ने जीता था, इस प्रिंसिपल के बेस पर कि भले ही इन्फ्रिंज हुआ हो राइट, लेकिन
भले ही नुकसान हुआ हो लेकिन राइट कोई इन्फ्रिंज नहीं हुआ। अब यही बात जो है आर्टिकल 18 है या फिर कोई 19 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, अब उसी में ये चीज़ जो है रिकॉग्नाइज्ड वे में लिखी हुई है कि राइट टू बिज़नेस जो है इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन। अब हर किसी का जो राइट है कि वो बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकता है, तो इसलिए ये हर सिटीज़न का है। तो अगर उसी ने खोला स्कूल तो इससे अगर आपको नुकसान हुआ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कोई राइट वायोलेट नहीं हुआ। इसलिए ये है कि क्योंकि उसने आपका राइट वायोलेट नहीं किया बल्कि उसने अपना राइट टू बिज़नेस जो है वो जो है यूज़ किया है, एक्सरसाइज किया है। और वो कहीं पर कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 18 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये टॉपिक इधर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें ये है कि पर्सनस हु कैन नॉट सू फॉर द टॉर्ट्स रेमेडी। अब कुछ स्पेसिफिक पर्सनस है वो जो है टॉर्ट्स की रेमेडी को अवेल नहीं कर सकते। अब इसका दूसरा भी एक लीगल टर्म यूज्ड है, वो है डिसेबिलिटी अंडर द टॉर्ट्स लॉ। अब अगर ये आ जाता है एग्ज़ाम में कि डिसेबिलिटी अंडर द टॉर्ट्स लॉ, तो इसका भी मतलब सेम ही है। अगर कोई कन्फ्यूजन किसी को रहे तो मैं बता दूं कि इस दोनों का मतलब जो है सेम ही है। अब उसमें 5 तरह की जो कैटेगरीज़ हैं उन वो लोग हैं वो इसकी टॉर्ट्स की जो लॉ में जो रेमेडीज़ अवेल हैं उनको वो इन्वोक नहीं कर सकते। अब फर्स्ट है फॉरेन स्टेट। जो फॉरेन स्टेट है, अब फॉरेन स्टेट तो आपको पता है कि उनका कोई यहाँ पे जो बंदा होता है जो उसकी कैपेसिटी में ही वो फाइल करता है कोई भी मैटर या केस वगैरह होता है। तो फॉरेन स्टेट जो है वो टॉर्ट्स की लायबिलिटी को या रेमेडी को जो है अवेल नहीं कर सकती, टॉर्ट के केस को के लिए सूट फाइल नहीं कर सकती। लेकिन जब तक अगर वो जो स्टेट है वो रियासत है वो अगर फेडरल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल गज़ेट है उसमें रिकॉग्नाइज्ड है, तस्लीम शुदा है, तो फिर वो कर सकती है। या फिर जो सब्जेक्ट ऑफ द सूट है यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो प्राइवेट इन नेचर का होना चाहिए। यानी कि अगर पब्लिक इन नेचर का है तो फिर फॉरेन स्टेट की कैपेसिटी में वो सूट फाइल नहीं कर सकती। अब पब्लिक और प्राइवेट नेचर का एग्जांपल मैं कुछ यूँ दूँ कि मिसाल के तौर पे न्यूसेंस था। अब न्यूसेंस पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है। तो अगर प्राइवेट न्यूसेंस है तो वो जो है ये जो फॉरेन स्टेट वाले अगर रिकॉग्नाइज्ड है बाय फेडरल गवर्नमेंट तो ये न्यूसेंस का प्राइवेट न्यूसेंस का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक न्यूसेंस का ये डायरेक्टली खुद जो है केस फाइल नहीं कर सकते। वैसे भी उसके लिए एडवोकेट जनरल की जो है ज़रूरी होती है क्या परमिशन, लेकिन ये उसमें भी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है एन एलियन एनिमी। अब जो दुश्मन मुल्क के जो लोग होते हैं वो भी जो है टॉर्ट्स की रेमेडीज़ को अवेल नहीं कर सकते, इन्वोक नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते। थर्ड रेमेडी है लीगली डिसेबल्ड पर्सनस। अब लीगली डिसेबल्ड पर्सनस का मतलब है कि कन्विक्टेड पर्सनस यानी कि जो किसी न किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता लोग होते हैं वो भी जो है टॉर्ट्स की रेमेडी को अवेल नहीं कर सकते, उससे फ़ायदा वो नहीं उठा सकते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर टॉर्ट अगर कोई कमिट हुआ हो उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो फिर वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनके पर्सन या स्टेटस के अगेंस्ट हुआ तो फिर वो टॉर्ट को इस टॉर्ट की रेमेडी को अवेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कारपोरेशन। कारपोरेशन जो कि है वो भी जो है जो है टॉर्ट की रेमेडीज़ के लिए सूट फाइल नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे डिफॉर्मेशन कैन नॉट बी कमिटेड अगेंस्ट द कारपोरेशन एंड कारपोरेशन कैन नॉट सू अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। यानी कि ना तो ये कर सकती है ना इनके खिलाफ़ कोई डिफॉर्मेशन करेगा तो कोई उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो वैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता अगर कोई डिफॉर्मेशन हो रहा होता भी हो। फिर फोर्थ कैटेगरी है बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट जो है वो सेम ही होते हैं।
اب وہ بھی جو ہے کہ ناٹ سو اگینسٹ دا کہ ناٹ سو فار دا ٹارٹس ریمیڈیز. اب اگر ان میں بھی یہ سیم ایک سچویشن ہے لیگلی ڈسیبلڈ پرسنس کی طرح جو بینکرپٹ اور انسالوینٹ ہے، اگر ان کی پراپرٹی کے اگینسٹ کوئی ٹارٹ کمٹ ہوتا ہے تو نہیں کر سکتے، لیکن پرسن یا یعنی کہ اس کی ذات یا اسٹیٹس کے بارے میں ہوتا ہے تو پھر کر سکتے ہیں. پھر لاسٹ کیٹیگری ہے اس کی ان انکارپوریٹڈ ایسوسیشن. اب ان انکارپوریٹڈ ایسوسیشن جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی، تو وہ بھی جو ہے ٹارٹ کی ریمیڈی کو اویل نہیں کر سکتی اور وہ بھی کیس فائل نہیں کر سکتی، اور جتنی بھی جو ٹارٹس کی ریمیڈیز موجود ہیں ان کے لیے سوٹ فائل نہیں کر سکتی. تو یہ دونوں ہی ٹاپکس یہیں پہ ختم ہوتے ہیں.